गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। माई सेल्फ कीर्ति जवाहर कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा। बेसिकली हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर पॉलीमर। पॉलीमर क्या है आपका बेटा, यहाँ पर एक ऐसा चैप्टर हो गया है जो मेंस के अंदर, जेई मेंस के अंदर जिसके काफी क्वेश्चंस आते थे आपके, लेकिन एक फिक्स क्वेश्चन होता था। लेकिन इस बार क्योंकि रिड्यूस सिलेबस में है वो, तो एडवांस में डाला गया इसे। जेई एडवांस में कुछ सिलेबस में जो चैप्टर्स केमिस्ट्री में मेंस में हटा दिए गए थे वो एड ऑन है, लाइक आपका सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, मेटलर्जी हो गया, एस ब्लॉक हो गया। तो इस तरह के चैप्टर से आपके क्वेश्चंस एडवांस में आने की चांसेस थोड़ी ज़्यादा है। स्पेशली मैं बोलूँ एक सरफेस केमिस्ट्री में, लाइक आपका फिजिकल केमिकल एड्जॉर्प्शन के बेस पे डिफरेंस बेस जो होता है, या फ्रेंडलिज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, सॉलिड स्टेट में वॉइड्स पे या डेंसिटी पे जो क्वेश्चन होता है आपका, वो न्यूमेरिकल पैटर्न आ सकता है। पॉलीमर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपका एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सेट हो सकता है। हम टाइम वेस्ट किए बिना एक बार पॉलीमर कर लेते हैं। पॉलीमर में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक शॉट के अंदर आपको कंप्लीट पॉलीमर करा के दूंगी, जिससे एडवांस में आपका एक क्वेश्चन जो है वो सिक्योर हो जाए। अब एडवांस में क्वेश्चन सिक्योर करने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है एडवांस के अंदर। आपका जो सपना था आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, धनबाद, जिसका भी आपका सपना था, उसकी तरफ हम एक कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं। बेटा स्टार्ट करते हैं पॉलीमर से। पॉली वर्ड से, नाम से ही पता पड़ रहा है। यहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं पॉलीमर्स की, तो पॉलीमर्स मतलब क्या होता है, मैनी। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, और मर्स मतलब होता है यूनिट्स। एक तरह से मैनी यूनिट्स, इसका मतलब जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स से कंबाइन होकर मिल रही है, बन रही है यहाँ पर, उसको हमने क्या बोल दिया है यहाँ पर, पॉलीमर्स बोल दिया। जो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे ये कंबाइन होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमर। जैसे दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, छोटे छोटे, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारे पास में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनिका द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर। इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, पॉलीमराइजेशन। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ये प्रोसेस जो हो गया हमारे पास में पॉलीमराइजेशन कंबाइंड। अब क्या है, पॉलीमर को हमने 4 बेसिस पर क्लासिफाइड कर रखा है। सबसे पहली चीज उसका ऑरिजिन क्या है, कि उसका सोर्स ऑफ ऑरिजिन मतलब वो नेचुरल है, वो सिंथेटिक है, या फिर सेमी सिंथेटिक है। तो ये फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन होता है। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है जो पॉलीमेरिक चेन्स आपकी जो कंबाइंड होने के बाद में बन रही है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है, वो ब्रांच्ड है, या फिर वो क्रॉस लिंक्ड है। ये सेकंड क्लासिफिकेशन आता है आपका। थर्ड क्लासिफिकेशन आता है उसमें किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। जैसे हमारे पास में हो गया फाइबर्स हो गए, एलास्टोमर्स हो गए, थर्मोप्लास्टिक हो गया, थर्मोसेटिंग हो गया। ये आपका थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन हुआ। और फोर्थ जो आपका है, इसके अंदर फोर्थ क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, यहाँ पर फोर्थ क्लासिफिकेशन होता है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब या तो होगा वो एडिशन या फिर होगा वो कंडेंसेशन। अगेन एडिशन में हम 2 पार्ट्स पढ़ते हैं इसके अंदर। एडिशन के अंदर हम पढ़ते हैं होमोपॉलीमराइजेशन और कोपॉलीमराइजेशन। सबको स्टेप वाइज एक एक बार लेते हैं। मेन क्वेश्चन जो आपका आता है, जो एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम लेते हैं, उसमें जो पॉलीमर्स हम पढ़ेंगे उनको मोनोमेरिक यूनिट्स जो है वो पूछी जाती है। आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है चैप्टर, लेकिन मैं इसको बहुत ही इजी आपको बना के दूंगी। और ये पेपर आप में अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आराम से इस शॉर्ट को देखने के बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मोनोमर्स की आपकी डेफिनेशन हो गई। सेकंड हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर मैक्रोमोलिकुलर। एक वर्ड हुआ मैक्रोमोलिकुलर। बेसिकली पॉलीमर्स क्या है हमारे पास में, पॉलीमर्स क्या है, जो स्मॉल यूनिट से मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन इसका मतलब नहीं है हर मैक्रोमोलिक्यूल जो होता है वो पॉलीमर होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास सारे पॉलीमर्स जो होंगे वो क्या होंगे, एसेंशियल यूनिट है, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। वो मे और मे नॉट भी हमारे पास में मैक्रोमोलिक्यूल हो सकते हैं। 2 स्टेटमेंट से देखो यहाँ पर, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। जितने भी पॉलीमर है कंबाइंड होकर बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन हर बड़ा मॉलिक्यूल जो है स्मॉल यूनिट से कंबाइन होकर बनाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो एक ये स्टेटमेंट याद रखना। स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास में आगे अगर पूछ लिया तो, हमने यहाँ पर मोड ऑफ क्लासिफिकेशन की जो बात करी अभी,
मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर, सोर्स के बेसिस पर, आपका पॉलिमराइजेशन के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, बैकबोन जो हो गया उसका मतलब उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बेसिस पर। तो हमारे पास में क्या है, 4 टाइप का हमारे पास में मेन क्लासिफिकेशन है हमारे पास में इसके अंदर जो डील करना होता है चैप्टर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पर जो सोर्स है, सोर्स हमने बोला या तो नेचुरल या सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर्स आपके क्या हो गए बेटा, नेचुरल पॉलीमर्स हो गए जैसे सेलुलोज हो गया हमारे पास में, स्टार्च हो गया जो कि नेचुरली प्रेजेंट है हमारे पास में, आइदर प्लांट सेल में प्रेजेंट है या फिर हमारे पास में एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है। देखिए पॉलीमर्स विच आर मेड बाय ह्यूमंस आर नोन एज आर्टिफिशियल पॉलीमर। आर्टिफिशियल क्या होते हैं हमारे पास में, जो कि हम फॉर्म कर रहे हैं, हमने क्या फॉर्म कर लिया, लाइक पॉलीथीन्स हो गई, ये अपने आप तो नहीं बनी हुई थी, ये इथीन के पॉलीमराइजेशन करके बनाई हुई है, तो ये क्या हो गई, एक आर्टिफिशियल पॉलीमर हो गए। और सेलुलोज क्या हो गया हमारे पास में, नेचुरल हो गया। एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल के अंदर हम पढ़ते हैं 3 पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं, सेलुलोज पढ़ते हैं आप, स्टार्च पढ़ते हैं, और तीसरा पॉलीसैकेराइड जो होता है वो आप जनरली यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, सेलुलोज पढ़ते हैं। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, ये नेचुरल आर्टिफिशियल, ये तो नॉर्मल देख के पता पड़ रहे हैं। एक वर्ड बोला हमने सेमी सिंथेटिक। अब सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं, जो एक्चुअल में प्रेजेंट तो नेचुरली है लेकिन उसको मॉडिफाई करके हम उसमें कुछ चेंजेस करके उसकी क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज एसीटेट हो गया, सेल्यूलोज हमारे पास में क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, एसिटिक एसिड के साथ मिला के हमने क्या किया, सेल्यूलोज एसीटेट बना लिया। सेल्यूलोज एसीटेट जो होता है वो परमेबल होता है प्योर वाटर में, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में जो हम आरओ पढ़ते हैं उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे पास में क्लासिफिकेशन क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर सोर्स हो गया। दूसरा हम बोल रहे हैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स, आप थोड़ा सा माइंड में क्या, पिक्चर्स मैंने आपके सामने इसलिए रख रखी है क्योंकि अगर आप चीज़ों को देखते हैं, कोई भी चीज़ विजुलाइज होती है तो वो आपको ज़्यादा याद रहती है। एनिमल पॉलीमर्स के अंदर जैसे सिल्क हो गया हमारे पास में, फाइब्रोजन हो गया, वूल हो गया, केराटिन जो होता है हमारे पास में, ये सब हो गए। प्लांट पॉलीमर्स के अंदर हमारे पास सेल्यूलोज हो गया, वेजिटेबल फाइबर्स हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए हमारे पास प्लांट पॉलीमर्स के। और हमारे पास आर्टिफिशियल जो हम बना रहे हैं वो एग्जाम्पल्स हम आगे डील कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है पॉलीमर, हम बोल रहे थे यहाँ पर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में आप एग्जांपल याद रख के जाएं, जैसे मैंने एक एग्जांपल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है दैट इज सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट आपका था, एसीटेट रेयन हो गया, विस्कोस रेयन हो गया आपका, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल, रेयन हो गया जो आर्टिफिशियल सिल्क में प्रेजेंट है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो कि यहाँ पर किस में यूज हो रहे हैं, सेमी सिंथेटिक फॉर्म में यहाँ पर यूज हो रहे हैं। दिस इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सेमी सिंथेटिक के बाद में, अगर हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की, अब किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, पहले तो हम वो बाद में लेंगे, इसे पहले हम ले लेते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने क्या है, 3 टाइप का क्लासिफिकेशन ले रखा है यहाँ पर। 3 टाइप के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लीनियर पॉलीमर की। लीनियर पॉलीमर मतलब क्या हो गया, पॉलीमेरिक चेन्स जो होती है वो आपस में क्या है, एक के ऊपर एक ओवरलैप होकर प्रेजेंट है, उसको हमने बोल दिया लीनियर। ब्रांचिंग का मतलब हो गया कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गया लाइक, तो इनके बीच में क्या आ गया हमारे पास में, ये गैप आ गया। ये अगर आपको ढंग से विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर फॉर्म कर देती हूँ आपके लिए। ये हमारे पास में क्या हो गई, ब्रांचिंग वाली कंडीशन हो गई, यहाँ पर गैप आ रहा है इसके अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, डाइसल्फाइड लिंकेज हो गया, 2 पॉलीमेरिक चेन्स जो हो गई वो आपस में क्या है, किसी पर्टिकुलर बॉन्डिंग से जुड़ी हुई है। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो क्रॉस लिंक्ड आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर क्रॉस लिंक्ड के बाद में यहाँ पर आपका क्या होता है, लीनियर आ जाता है। फिर उसके बाद में लीनियर के बाद में आपका क्या आ जाता है, इसके अंदर ब्रांच्ड पॉलीमर जो है वो आ जाता है। तो ये 3 टाइप के हमारे पास में पॉलीमर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम आते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर के बाद में। स्ट्रक्चर के बाद में यहाँ इसी के टाइप ले रखे हमने। लीनियर पॉलीमर्स जो होते हैं वो विदाउट ब्रांचिंग होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। पॉलिस्टर्स इसका एग्जांपल हो गया। हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स जितनी भी होती है इनके एग्जांपल याद करके जाना, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं पेपर में। हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गई, नायलॉन हो गया आपका, पॉलिस्टर होगा और पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन सबका कंपोजिशन हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज लीनियर पॉलीमर्स। दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ ब्रांच पॉलीमर्स। ब्रांच पॉलीमर्स के अंदर हमारे पास में जो एग्जांपल्स है
लो डेंसिटी हमारे पास में पॉलीथीन हो गई, जैसे हम देखते हैं जैसे ब्रेड के पैकेट्स हो गए उसमें तो पॉलीथीन यूज हो रही है, हमारे पास में पॉलीप्रोपाइल इथाइलिन हो गया, जो हमारे पास में फ्रूट जूसेस के प्लास्टिक के पैकेट्स होते हैं उनके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं, दैट ऑल आर ब्रांच्ड हमारे पास में पॉलीमर्स। और नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, अभी अभी बोला स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है किसी टाइप की, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, डाइसल्फाइड लिंकेज आ जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर ये क्या है, एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे बेकेलाइट हो गया, बेकेलाइट आपका क्या स्ट्रॉन्गेस्ट में आ जाता है, मिलामिन हो गया आपका, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जो क्या हो गए क्रॉस लिंक के। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको एग्जांपल्स याद करके जाने पड़ेंगे, क्रॉस लिंक के, लिंक लीनियर के और ब्रांच के। ये हमारे पास में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात कर रहे हैं, मैंने बोला था यहाँ पर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, लेकिन मोड से पहले मैं आपको टाइप बी के मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस बता देती हूँ। 3 बेसिक चीजें अपनी हो जाएगी, उसके बाद हमें चैप्टर के मेन कक्स पे आना है कि किस पे से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर अगर बात कर रहे हैं तो एलास्टोमर्स हो गया, फाइबर्स हो गया, ये आपके 2 टाइप हो गए, फिर थर्मोप्लास्टिक हो गया और थर्मोसेटिंग हो गया, ये आपके नेक्स्ट टाइप्स हो गए। एलास्टोमर्स क्या होते हैं, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं क्या मार्क करके दे रही हूँ आपको यहाँ पर, जिसके अंदर वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एलास्टोमर्स बोल रहे हैं। जैसे ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया, नियोप्रेन हो गया, या वल्केनाइजेशन ऑफ रबर हो गया, दीज आर एलास्टोमर्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन में मिल सकता है आपको। फाइबर्स जो हो गया वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो गई। तो यहाँ पर अगर बॉन्डिंग पूछ ली जाए तो मेनली क्या होती है हमारे पास में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट होती है। नाइलॉन 6 स्टाइरिलीन, मतलब बेसिकली अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल है, तो वो क्या आ जाएंगे आपके स्ट्रॉन्गेस्ट के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें आता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, दोनों के बीच के, हमने पढ़ा एक तो एलास्टोमर एक फाइबर, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एलास्टोमर्स के कंपेयर में ज्यादा हो और फाइबर के कंपेयर में कम हो, दैट आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। जैसे हमारे पास में ये हो गई पॉलीथीन हो गई, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं, दीज आर थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो पॉलीमर्स हमारे पास में, पॉलीमर्स डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, इसका मतलब जो एक बार हीट कर दी जाते हैं उसके बाद में वो हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, नाम से ही पता पड़ रहा है थर्मोसेटिंग, मतलब टेम्परेचर को प्रोवाइड करके उसे हार्ड किया जा रहा है। क्रॉस लिंकिंग यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, उसके कारण ये हो जाता है, और फिर इसको हमारे पास में रीमॉल्ट, रिसाइकिल या रीयूज नहीं किया जा सकता। जैसे बेकेलाइट हो गया आपका, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये इसके मेजर एग्जांपल्स हो गए इसके अंदर, दैट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। डन। तो हमने 3 टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इनके एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर या बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इस तरह का स्टेटमेंट आपको ऑप्शन में मिल सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में हम मेन आते हैं इसके मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पे। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारे पास में एडिशन और कंडेंसेशन। अब यहाँ से बेटा ध्यान से समझने की शुरुआत करना आप लोग, स्टार्टिंग का पार्ट फिर भी याद करने का था। एडिशन का हम बात कर रहे हैं तो एडिशन का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, n नंबर में प्रेजेंट हो, और ये कंबाइन होते जा रहे हो, जैसे इस तरीके से ये क्या हो गया, कंबाइन होता गया, एक से बढ़कर एक मॉलिक्यूल n टाइम्स कंबाइन हो गया। इथीन से क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री, ये इलेक्ट्रॉन फ्री, दोनों तरफ से कंबाइन होता गया, तो यहाँ से क्या बन गया आपका, पॉलीथीन बन गया। इसको हम बोलते हैं होमो एडिशन पॉलीमराइजेशन। होमो मतलब जब एक ही टाइप की यूनिट आपकी कंबाइन हो रही है, तो उसको हमने बोल दिया होमो एडिशन पॉलीमराइजेशन। जब डबल बॉन्ड टूट रहा है, दोनों तरफ से कंबाइन होता जा रहा है और चेन बढ़ाता जा रहा है। दूसरा इसके अंदर आता है कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट यूनिट्स आपस में कंबाइन हो रही है, जैसा आपका ब्यूना एस एग्जांपल हो जाएगा, आगे ब्यूना एन एग्जांपल हो गया। ब्यूना एन और एस क्या होता है, ब्यूटाडाइन
1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, ये 2 यूनिट्स कंबाइन हो रही है, बॉन्ड ब्रेक होके ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कंडेंसेशन। इसको हम कोपोलिमराइजेशन, इसको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी कि कैसे बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आता है कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है हमारे पास में, 2 मॉलिक्यूल्स इस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं कि उन दोनों के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होनी हो। कोई स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर हो गया, कोई एसिड हो गया या अल्कोहल हो गया, इस तरह का कोई मिथाइल ग्रुप हो गया, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है और पर्टिकुलर किसी टाइप का लिंकेज वहां पर फॉर्म हो रहा है। जैसे CONH हो गया हमारे पास में, COO हो गया, तो एमाइड लिंकेज हो गया, ईस्टर लिंकेज हो गया, उसी के बेसिस पर हम इसको पॉलिस्टर या पॉलीएमाइड इस तरीके से क्लासिफाइड कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एडिशन और कंडेंसेशन। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन का टाइप हो गया। तो मोड क्या है हमारे पास में, यहाँ पर 4 तरह के मोड लिए हमने। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर बोल रहे थे, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। यहाँ पर हमने मोड के बेसिस पर एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशंस के अंदर क्या होगा, होमो और कोपॉलीमर 2 यूनिट्स हमने ली। होमो मतलब सेम टाइप की यूनिट कंबाइन हो रही है, को मतलब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप की यूनिट कंबाइन हो रही है। कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर बायफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उन दोनों को कंबाइन करने पर, मोनोमेरिक यूनिट्स को कंबाइन करने पर अगर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल्स पर। यहां से आपको याद होना चाहिए क्या क्या एग्जाम्पल्स है इसके, ठीक है बेटा। अब रट्टा मारने की बात नहीं है, अब मैं ट्रिक्स बताऊंगी आपको कि पेपर में आपको मोनोमेरिक यूनिट ही ज्यादातर पूछी जाती है। जितने भी पेपर्स हुए हैं अभी तक मेंस में, जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, एडवांस में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी इसके, तो मोनोमेरिक यूनिट्स पूछी जाती है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इथीन की। पॉलीथीन नाम से पता पड़ रहा है किससे कंबाइन होके बनेगी, इथीन से। अब यहाँ देखो CH2 N नंबर में प्रेजेंट है, ये बॉन्ड टूटा, ये कंबाइन हुआ, फिर N टाइम्स कंबाइन हुआ। तो इस तरीके से ही बनता क्या है, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है। और 2 टाइप की पॉलीथीन होती है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है हमारे पास में, वहां पर क्या है, ये जैसे बॉन्ड टूट रहा था, फ्री रेडिकल क्या फॉर्म हुआ, ये कंबाइन दोनों तरफ से कंबाइन होकर ये ज्वाइन होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में पाई बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहाँ पर इथाइलिन के बीच में मॉलिक्यूल बनाने लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये चीज है यहाँ पर, कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगी, हाई टेम्परेचर पे होगी और परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। लो डेंसिटी पॉलीथीन, मैं एक लाइन बोल रही हूँ साथ साथ में याद करना। लो डेंसिटी पॉलीथीन किसके बेसिस प्रेजेंस में हो रही है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर के ऊपर, परऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर जो बनता है वो क्या होता है, हमारे पास हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बन रहा है, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है आपकी, वो क्या होती है, जिग्नर-नाटा कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, मैच द कॉलम में आपका जरूर से आ सकता है इसका कंपोजिशन। जिग्नर-नाटा कैटलिस्ट हमारे पास में, उसकी प्रेजेंस में अगर यही चीज बन रही है तो उसको हमने बोल दिया हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन, पहले तो इनकी यूजेस भी याद होनी चाहिए। ये तो क्या है, इसका कॉम्पोजिशन ही हो गया, इथीन कंबाइन हो रहा है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीथीन बन रहा है। तो यहाँ ये क्या होते हैं, नेचर में केमिकली इनर्ट होते हैं, टफ होते हैं, नेचर में फ्लेक्सिबल होते हैं, इंसुलेशन के अंदर काम में आता है हमारे पास, केबल्स के अंदर, पैकेजिंग के अंदर काम में आ रहा है, और मेकिंग टॉयज हमारे पास में जो भी होते हैं, प्लास्टिक के टॉयज वगैरह, इनके फॉर्मेशन के अंदर लो डेंसिटी पॉलीथीन हमारे पास यूज होती है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है हमारे पास, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में बन रही है, मैंने अभी वर्ड यूज किया था, जिग्नर-नाटा कैटलिस्ट। ये हमारे पास में, अगर आपको दिख नहीं रहा मैं क्लियर लिख देती हूँ इसे, C2H5 होल थ्राइस ट्राई इथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये होता है इसका कंपोजिशन। दिस इज जिग्नर-नाटा कैटलिस्ट, जिग्नर-नाटा कैटलिस्ट। इसकी प्रेजेंस के अंदर अगर रिएक्शन हो रही है तो इसको हमने क्या बोल दिया, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्लास्टिक बोटल्स हो गई, प्लास्टिक पाइप्स हो गए, आपके कंटेनर्स हो गए, या प्लास्टिक के जो टॉयज होते हैं उनके फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास में इसको यूज किया जाता है। लो डेंसिटी के कंपेयर में ही एक्सट्रीमली टफ होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बाद में
नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट जो मोनोमर आता है हमारे पास पॉलीमर आता है दैट इज टेफ्लॉन। अब नाम ही कितने गंदे गंदे लग रहे हैं इनके, लेकिन देखो यूनिट याद करने के तरीके में सबके साथ साथ में बताऊंगी, एंड में रिवाइज भी करा दूंगी फटाफट 1 मिनट के अंदर। टेफ्लॉन नाम से जाओ, TEFL मतलब TE फॉर टेट्रा, FL फॉर फ्लोरो, और फिर बचे क्या कार्बन, तो लगा दो इथीन, क्योंकि हमें पता है डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, तो नाम से ही देख लो टेफ्लॉन, TE फॉर टेट्रा, FL फॉर फ्लोरो, इथीन, टेट्रा फ्लोरो इथीन। ये क्या हो गई, इसकी मोनोमेरिक यूनिट हो गई। कंबाइन करते जाओ, कंबाइन क्या हुआ हमारे पास में यहाँ, जैसे CF2 है, डबल बॉन्ड CF2 है, इसको कंबाइन करते गए और ये क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड CF2 फ्री रेडिकल में गया और ये कंबाइन होता गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, यहाँ पर टेफ्लॉन का फॉर्मेशन हो गया। अगेन ये क्या होगा, केमिकली इनर्ट होगा। ये हमारे पास जो कॉपिंग, ये जो घर पे हम पैन यूज करते हैं, हम बोलते हैं टेफ्लॉन कोटिंग के पैन जो होते हैं वो यूज करते हैं, तो कोटिंग जो होती है हमारे पास में वो होती है ऑयल सील्स में, गजेट्स में, इन सब के अंदर हम क्या यूज करते हैं, टेफ्लॉन को यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास में क्या हो गया, टेफ्लॉन हाई टेम्परेचर और पर यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास इसकी मोनोमेरिक यूनिट हो गई, नाम से जाना TE टेट्रा FL फ्लोरोइथाइलिन। ये हमारे पास में कैटलिस्ट और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में हो रही है, ये हमने देख लिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टेट्राफ्लोरोइथीन के बाद हमारे पास में आता है पैन, PAN, पॉली, A फॉर एक्राइलो, N फॉर नाइट्राइल। नाम याद रहेगा बेटा, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल में याद करा रही हूँ साथ साथ में, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। अब एक्राइलो नाइट्राइल क्या होता है पहले तो ये समझ लो, CH2CH CN, ये क्या हो गया आपके पास में, एक्राइलो नाइट्राइल हो गया। जब हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं वही परऑक्साइड, सारे एडिशन रिएक्शन या तो कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में होंगे या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होंगे, तो यहाँ क्या है, ये कंबाइन होता जाएगा। क्या हुआ, बॉन्ड यहाँ से टूटा आपका, अगर हम बात कर रहे हैं बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और जब ये फ्री हुआ तो CH2 यहाँ पर क्या हुआ, CN, फिर अगला मॉलिक्यूल जो हो गया वो n टाइम्स कंबाइन होता गया, ये n टाइम्स कंबाइन होता जा रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ये हमारे पास में यहाँ पर हमने इसका वर्ड यूज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम याद कर रहे हैं यहाँ पर पॉली एक्राइलो नाइट्राइल जो हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं इसके अंदर मैकेनिज्म की, अगर हम बात करते हैं, जितने भी एल्केन्स होते हैं जनरली यहाँ पर इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं वो क्या है, फ्री रेडिकल बन रहा है, कार्बोकैटायन या एनायन बन रहा है। यहाँ पर हम जो जनरली कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो क्या क्या हो गया, या तो बेंजोइल परऑक्साइड हो गया, या एसिटाइल परऑक्साइड हो गया, या टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड हो गया। फ्री रेडिकल में ये जो कैटलिस्ट टूटते हैं रिएक्टेंट को वो वैसे ही लेके जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जिनको आता है, ऑर्गेनिक पढ़ रखी है आप लोगों ने, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, उसी तरीके से इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म जाता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल हमारे पास यूज होता है। देखिए सबसे पहले क्या है, इनिशिएटर हमारे पास में फ्री रेडिकल में टूटा, जैसे बेंजीन, यहाँ पर परऑक्साइड ले लिया हमने, फ्री रेडिकल में ये दोनों टूटे, ये फ्री रेडिकल जो होगा आपका फिर रिएक्टेंट पे अटैक करेगा, फिर रिएक्टेंट पे अटैक करने के बाद में ये क्या होगा, फाइनल टर्मिनेट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेन हमें क्या पता होना चाहिए, जो इनिशिएटर है वो किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इसमें नायलॉन। नायलॉन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ये एग्जाम्पल है कंडेंसेशन का। अभी तक जो हमने पढ़े थे, पॉलीथीन डबल बॉन्ड टूट रहा है, कंबाइन हो रहा है, कुछ निकल नहीं रहा। टेफ्लॉन बॉन्ड टूट रहा है, CF2 के बीच में से कुछ निकल नहीं रहा। फिर हमने पैन पढ़ा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो ये सब क्या थे हमारे पास में, एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। कंडीशन क्या थी, बायफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए। ये हमारे पास में न्यूयॉर्क, लंदन, ये हमारे पास में नायलॉन, न्यूयॉर्क में, लंदन में इसका यहाँ पर वर्ड निकला था इसलिए बोल दिया, कोई काम का नहीं है आपके। आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, पहली चीज तो कि नायलॉन जो होता है, जितने भी नायलॉन होंगे, हमें 3 नायलॉन पढ़ने हैं, नायलॉन 66, नायलॉन 26 और नायलॉन 6।
ये 3 टाइप पढ़ने, तीनों का ट्रिक बता दूंगी मैं अभी आपको कैसे याद रखेंगे इसकी मोनोमेरिक यूनिट। यहाँ पर क्या होता है, COOH और अमाइन, ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रेजेंट होंगे। इन दोनों के बीच में से क्या हो गया, एक H2O मॉलिक्यूल, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कंडेंसेशन में बायफंक्शनल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसमें से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए, जनरली वॉल्टर एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पर क्या है, H2O एलिमिनेट हुआ, तो ये जो लिंकेज है इंपॉर्टेंट मार्क करना इसे, एमाइड लिंकेज। जितने भी नायलॉन के एग्जाम्पल है, नायलॉन 6, नायलॉन 6,6, नायलॉन 2, नायलॉन 6, ये सब क्या करते हैं, पॉली एमाइड लिंकेज रखते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एमाइड लिंकेज रखते हैं, तो इसको हम पॉली एमाइड्स के एग्जाम्पल में काउंट करेंगे। अब देखते हैं इसके अंदर जो टाइप्स है, नायलॉन 6 और नायलॉन 6,6 तो हमारे पास में ये नॉर्मल हो गए, और नायलॉन 2, नायलॉन 6 जो है हमारे पास में वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जाम्पल है, उसे बाद में लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नायलॉन 6 की। नायलॉन 6 जो है आपका वो क्या है, हमारे पास में 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर एक तो हमारे पास में नायलॉन 6 है, एक इसको हमने क्या बोल दिया, कैप्रोलैक्टम। ये वर्ड याद रखना, इतना बड़ा बड़ा सजा के लिख रखा है आपके लिए, कैप्रोलैक्टम। एक वर्ड दिखेगा आपको कैप्रोलैक्टम। 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग होगी, कहाँ से, इस वर्ड से याद रखना 6। नायलॉन की कंडीशन याद हो गई आपको कि क्या होगा, वहां पर CONH का लिंकेज होना चाहिए। तो ये तो क्या है, नायलॉन 6 मतलब 6 कार्बन आपके मोनोमेरिक चेन में प्रेजेंट है, साइक्लिक रिंग के अंदर एक जगह CO, एक जगह NH ग्रुप प्रेजेंट है। तरीके बता रही हूँ मैं यूनिट्स याद रखने के। ये लो आपके सामने, ये रहा 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन हुए हमारे पास में, 6 तो कार्बन हो गए। CONH का लिंकेज है, इसको तो ब्रेक कर दो यहाँ से और दोनों तरफ से जोड़ते जाओ। NH अगले CO के साथ जुड़ जाएगा, CO अगले NH के साथ जुड़ता जाएगा, इस तरीके से। ये क्या, 1 2 3 4 5 कार्बन हुए, दोनों तरफ से जुड़ते गए। इनके बीच में जो लिंकेज हो गया इसको हमने क्या बोल दिया, एमाइड लिंकेज बोल दिया। तो नायलॉन 6 किससे मिलकर बना हुआ है, कैप्रोलैक्टम इसकी मोनोमेरिक यूनिट है। क्या यूनिट है, साथ में बोलो, साथ में याद करो, पेपर में बहुत कम टाइम बचा है। कैप्रोलैक्टम, जिसके अंदर 5 मेंबर की जो हमारे पास में 1 2 3 4 5 तो कार्बन है, CO और NH ग्रुप आपस में लिंक के 6 कार्बन है, इसीलिए हमने वर्ड यूज कर रखा है यहाँ 6। इससे याद रखना नायलॉन 6 मतलब 6 कार्बन, और फंक्शनल ग्रुप हमें याद रहेंगे अमाइड लिंकेज है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर है नायलॉन 6। नायलॉन 6 जो हो रहा है आपका, ये तो फॉर्मेशन था आपका, ये फॉर्मेशन था हमारे पास में। यहाँ पर किस तरीके से ये कंबाइन होता जा रहा है H2O, और इसके अंदर नायलॉन 6 जो हो गया उसका कंपोजिशन है पूरा। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इसके यूजेस। नायलॉन 6 को हम यहाँ पर, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स के अंदर। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टिविटी शो करते हैं डाइल्यूट एसिड और यहाँ पर बेसिस के थ्रू, मतलब इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसको ब्रशेस में, स्क्रबर्स के अंदर, रोप्स में, फिशिंग नेट्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेंट्स में, कोटिंग में, इन सब में हम क्या करते हैं, नायलॉन 6 को यूज कर रहे हैं। इनके यूजेस याद करके जाना, यूजेस पेपर में पूछे जा सकते हैं आपके। नेक्स्ट नायलॉन 6 के बाद में हम लेते हैं नायलॉन 6,6। अब देखो नायलॉन 6 में केवल एक यूनिट में 6 कार्बन थे, हमें पता है COH और NH2 ग्रुप तो होना ही होना है। तो याद करने का तरीका क्या है, 6,6 मतलब 2 यूनिट्स लें जिसमें दोनों में 6 कार्बन हो। एक यूनिट में आपको दोनों तरफ COH मिलना चाहिए, एक यूनिट में दोनों तरफ NH2 ग्रुप मिलना चाहिए। एडिपिक एसिड जो होता है CH2 COH हो गया। अगर IUPAC वाली बात करें तो हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, IUPAC दे दिया तो छोड़ मत देना इसे, हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। और यहाँ 6 कार्बन है आपके पास में, दोनों तरफ NH2 ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट हो रहा है, CO और NH के बीच में लिंकेज बन रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स से इतना डरावना नहीं है जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास में। यहाँ ये प्रोडक्ट जो है ये है नायलॉन 2, नायलॉन 6,6, इतना डरावना नहीं है। हमें सिर्फ क्या याद रखना है, एक कंपाउंड उठाओ जिसमें 6 कार्बन रखो, जिसमें COH भी काउंटेबल हो, दूसरे कार्बन में 6 कार्बन और दोनों तरफ NH2, दोनों में से H2 निकाल दो, पानी निकाला और नायलॉन 6,6 बनाया। मोनोमेरिक यूनिट वापस याद करा देती हूँ, कॉमन नेम बात कर रहे हैं तो एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। अगर हम IUPAC यूज कर रहे हैं तो हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, ये क्या हो गए इसके
मोनोमेरिक यूनिट्स हो गई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में ये क्या आता है, सारे पॉलीएमाइड के एग्जाम्पल चल रहे हैं ये आपके। नाइलॉन 6 नेटवर्क हमारे पास में एडिफिक एसिड, सारी मोनोमेरिक यूनिट यहाँ लिख रखी है क्योंकि पेपर में जनरली आपकी ये ही पूछी जाएगी। फिर हमारे पास में आ जाता है यहाँ पर टायरिलिन। टायरिलिन हमारे पास में वापस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि वर्ड इनके जो होते हैं वो उसमें से नहीं निकलते, आपके पॉलीमर्स में से। सबसे पहली चीज तो पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है, ऐसे याद रखना। ईस्टर मतलब COO का लिंकेज होगा, मतलब एसिड और अल्कोहल हमारे पास में यहाँ प्रेजेंट होगा, उसमें से H2O निकालेंगे तभी हमारे पास ईस्टर का लिंकेज आएगा। तो ये क्या होता है हमारे पास में, ईस्टर का लिंकेज फॉर्म करता है। तो ये क्या हो गया, पॉलिस्टर का एग्जाम्पल हो गया। और इसके अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में कंबाइन क्या है, यहाँ हमारे पास में दोनों क्या है, मिथेनॉल है, टेरिथैलिफिक एसिड है, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या बन रहा है, यहाँ पर DMD, ये हमारे पास में क्या बन रहा है, डैक्रॉन भी बोलते हैं इसको। ये क्या हो गया, यहाँ पर टायरिलिन का आपका फॉर्मेशन हो गया। टेरिथैलिफिक एसिड, नाम पे ऐसे भी जा सकते हो TER, टेरिथैलिफिक एसिड, ऐसे याद रख सकते हो टेरिथैलिफिक एसिड। और मिथेनॉल की जगह यहाँ पर क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। तो यहाँ पर वाइलिन लिखा हुआ है, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। यहाँ पर हमारे पास में मोनोमेरिक यूनिट हो गई। तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या हो गई आपके पास में, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथैलिफिक एसिड। इन दोनों में से पानी निकाल रहे हो, लिंकेज कर रहे हो, कंबाइन कर दो। नेक्स्ट हमारे पास में इसके अंदर आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये सारे एग्जांपल्स जो भी हमने पढ़े वो सब क्या है बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फूड चेन में एंटर कर गए। अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम डेली लाइफ में बात करते हैं, अगर फूड चेन में कैसे एंटर कर गए, हमने प्लास्टिक से या हमने कोई भी ऐसी चीज जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको पानी में फेंका, एक्यूमुलेशन कैसे बढ़ता है, बायो एक्यूमुलेशन जो बोलते हैं हम। फूड चेन में वो एंटर किए, फिश ने इनहेल किया उसे, फिश ने खाया, फिश से हमारे पास में हमने लिया, तो एक तरह से डिग्रेडेशन नहीं हुआ उसका, और वो क्या एक्यूमुलेट होता जा रहा है बॉडी में। तो हमने क्या किया, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। ऐसे पॉलीमर्स जो कि बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज किए जा सकते हैं, किसी एक्शन के थ्रू डिकम्पोज किए जा सकते हैं, उनको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। क्योंकि अगर फूड चेन में एंटर कर रहे पॉलीमराइजेशन तो उनकी टेंडेंसी है तो वो बढ़ते जाते हैं, उसी से हमारे पास में क्या है, अलग अलग टाइप की बीमारियां होने लग जाती है। तो बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से ये जो सारा डंप होता है हमारे पास में फूड चेन में एंटर करके हमें ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हमने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाने स्टार्ट किए। तो ये 4 टाइप के होते हैं आपके, 4 टाइप के पॉलीमर्स आपके कौन कौन से हो गए, 4 टाइप के नहीं, इसमें हमें बेसिकली यहाँ पर 3 एग्जांपल्स पढ़ने। PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, एक कॉम्पोजिशन है, इसका पूछा जाता है, नहीं होगा मैं बना दूंगी अभी। डेक्स्ट्रॉन हो गया, और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, वाह चलो वापस नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 आ गया। अब तो खुद बता सकते हो, खुद सोचो क्या हो सकता है। एक यूनिट के अंदर क्या होगा, 2 कार्बन, एक के अंदर होगा 6 कार्बन। जो पहली यूनिट है यहाँ पर 2 कार्बन, जिसमें इसमें एक जगह COH एक जगह NH2 ग्रुप लेना, और दूसरे में क्या है 6 कार्बन है, तो एक जगह तो COH के साथ में 5 कार्बन और NH2 ग्रुप, ये हो गया। मैं एक बार बना के बताऊं मैंने क्या बोला आपको, 2 कार्बन मतलब हो गया यहाँ NH2 हो गया जैसे, फिर यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर CONH2 हो गया। ऐसे ही दूसरा नाइलॉन 2,6 में NH2 के सामने हमेशा क्या रखो, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर COH ले लो, यहाँ पर क्या है COOH ले लिया आपने। अगले वाले का क्या रखो सामने, हमेशा NH2 ग्रुप रखो, जिससे H2O निकालना आसान हो और अमाइड लिंकेज हो जाए। अब ये क्या बचा, CH2 COH, ये हो गए 2 यूनिट। H2O यहाँ से लिबरेट करेंगे तो NH का लिंकेज, तो नाइलॉन 2,6 में क्या है 2 कार्बन तो यहाँ, और 5 कार्बन और 6 कार्बन आपका यहाँ। तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 की भी यूनिट नाम याद नहीं रहेगा तो भी अपने आप हो जाएगा, वो तो यह IUPAC से। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये रहे दोनों के कंपोजिशन। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो हो गया, ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड, इनके कॉमन नेम याद रखना, मैंने आपको IUPAC अभी अभी समझा दिया।
CH2COH 2 कार्बन NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ 5 कार्बन हमारे पास में हुए NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एमिनो कैप्रोइक एसिड और इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। इन दोनों के कंबाइन होने से क्या बन रहा है आपका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बन रहा है। ये हमारे पास में इसका कंपोजिशन हो गया। एसिड डेक्स्ट्रॉन भी क्या होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है आपका। लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, H2O यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, वापस ईस्टर लिंकेज यहाँ पर हो रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर डेक्स्ट्रॉन बोल दिया। ये कुछ मोनोमेरिक यूनिट से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से जो कि आपको याद होने चाहिए। अभी यहाँ पर हमारे पास में क्या है वो नहीं है, एक बार मैं ऐड करके इसी के अंदर क्या है वो बता देती हूँ आपको। PHBV जो होता है आपका पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। अब ये देखो इतना गंदा नाम आप ले रहे हो मैम, हमसे तो याद नहीं हो रहा, तरीका बता रही हूँ। वैलेरिक एसिड क्या होता है 5 कार्बन, ब्यूटेरिक एसिड क्या होता है 4 कार्बन, तो ब्यूटेरेट ये है ब्यूटेरेट, दिस इज फॉर वैलेरिक एसिड। और को बीटा हाइड्रोक्सी बोल रही हूँ, मतलब बीटा पोजीशन पे क्या लगा दो OH ग्रुप लगा दो। तो यहाँ पर क्या है हमने लिया CH3 CH2 CH ब्यूटेरिक एसिड मतलब 4 कार्बन, और बीटा पोजीशन पर हमने H हटा के क्या लगा दिया OH लगा दिया। अगली यूनिट के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर वैलेरिक एसिड के अंदर H तो यहाँ से निकलेगा H2O के साथ में, बाकी CH बचा, फिर हमने बाकी वापस वही कार्बन ले लिए CH OH यहाँ पर हो गया, फिर CH2COH, ये क्या हो गया वैलेरिक एसिड वही बीटा पोजीशन पे OH। इन दोनों में से H2 उड़ा देना, दोनों को कंबाइन कर देना, PHBV बन जाएगा आपका पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पर पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट वैलेरेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म से ही हमने मोनोमेरिक यूनिट यहाँ पर निकाल ली है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। पॉलीप्रोपाइलिन किससे बना बेटा प्रोपाइलिन को कंबाइन करके, यूनिट कंबाइन करते गए। स्टाइरीन क्या होता है CH2CH C6H5, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, इसको स्टाइरीन बोलते हैं। उससे क्या बना पॉलीस्टाइरीन बना। विनाइल क्लोराइड है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इससे क्या बन गया पॉली विनाइल क्लोराइड बन गया। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बैकेलाइट, ये सब अभी हमारे पास एग्जांपल्स आगे पढ़ने हैं हमें। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में जो कि बैक्टीरियल डिग्रेडेशन में चले जाते हैं, वो क्या हो गए जैसे ऑर्थोपेडिक हमारे पास डिवाइसेस में हम इसको यूज कर रहे हैं, ड्रग रिलीजेस जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उनमें हम इसको यूज कर रहे हैं, सर्जिकल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बैकेलाइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये बैकेलाइट। बैकेलाइट किससे मिलकर बना हुआ होता है फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल इससे मिलकर क्या बना हुआ है हमारे पास में बैकेलाइट का फॉर्मेशन हो रखा है। एक मिनट, आपका बैकेलाइट का यहाँ सीधा हमें वो दे रखा है फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए होता क्या है, एक बार के लिए मैं मैकेनिज्म समझा दूं इसका। फिनॉल हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, जब इसकी प्रेजेंस में ये यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होता है एसिडिक मीडियम में, तो एक्सेस में लेने के कारण ये CH2OH तीनों जगह अटैक कर जाता है। यहाँ CH2OH 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 जो होगा आपका तीनों जगह अटैक कर जाएगा। आपने ऑर्गेनिक पढ़ रखी है तो इसका मैकेनिज्म आपको आता है। जब ये कंबाइन होने लगता है तो पहले तो हमने क्या किया, इसको कंबाइन में क्या किया, इसको लीनियर कंबाइन कर दिया। यहाँ पर क्या इसको लीनियर कंबाइन कर दिया, जब CH2OH जो होगा वो केवल ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया है तो लीनियर कंबाइन कर दिया। जब ये लीनियर कंबाइन होता है फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फिनॉल, तो इसको हम बोलते हैं नेवोलैक। और जब इसी के साथ क्रॉस लिंकिंग करा दी हमने, इसी के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में मिला के क्रॉस लिंकिंग करा दी इसकी, तो ये क्या हो गया बैकेलाइट हो गया। तो बैकेलाइट की हमारे पास में मोनोमेरिक यूनिट्स क्या क्या है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल से मिलके बनता है बैकेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कंपोजिशन में पूछा जाता है आपका। मिलामिन नॉर्मल सीधा सीधा दिख रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड और मिलामिन है, इसको कंबाइन करा के हमारे पास में H2O उड़ाओ और इसे ज्वाइन कर दो। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड सेम कंडीशन हमारे पास में। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर में भी क्या होगा, यूरिया का फॉर्मूला सबको पता है, फॉर्मेल्डिहाइड पता है, CHO होता है,
यहाँ पर इसके अंदर कैटालाइटिक रिएक्शन करवा के हम क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा कंबाइन कराते जाते हैं। इसको हम क्या यूज कर रहे हैं, मॉड्यूलर प्लास्टिक्स जो होते हैं हमारे पास में, उसके अंदर हमारे पास में इसको यूज किया जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के बाद में पॉलीमर्स का एक स्पेशल केस दैट आर रबर, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर आपके क्या होते हैं, नेचुरल रबर मिलते कहाँ से, सबको पता होगा जो व्हाइट गमी मटेरियल होता है आपका केमिकली हमारे पास में जो प्रेजेंट होता है, ये ट्रीज में, बाग ट्रीज जो प्रेजेंट होते हैं उसके, उसमें से लैटेक्स जो होता है हमारे पास, हम बोलते हैं रबर ट्री का, उसमें से निकाला जाता है। कोलाइडल सस्पेंशन होते हैं ये हमारे पास में। आइसोप्रीन, अब कॉमन नेम याद है आपको, आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका, आइसोप्रीन का, दिस इज आइसोप्रीन 2-मिथाइल ब्यूटेन 1,3-डाइईन। अभी 2 बार और यूज होगा, ब्यूना एन और ब्यूना एस में, ये ध्यान रखना। 1,3-ब्यूटाडाइन और सेकंड पोजीशन पे क्या लगाना है, मिथाइल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन को लीनियरी जब कंबाइन करते जा रहे हैं, बॉन्ड तोड़ के कंबाइन करते जा रहे हैं, मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया, मुझसे पहले बताओ, एडिशन का या कंडेंसेशन का, एडिशन का। एडिशन से में भी किसका हो गया, एक टाइप की यूनिट कंबाइन हो रही है, मतलब होमोपॉलीमर का। तो सिस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, यहाँ सिस लिंकेज आपका होता जाता है। सिस लिंकेज ऑफ आइसोप्रीन से हमारे पास में क्या बनता है, नेचुरल रबर बनता है। लेकिन नेचुरल रबर की क्योंकि इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो उसकी क्वालिटी को हमने बढ़ाने के लिए क्या किया, यहाँ वल्कनाइजेशन कर दिया, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कर दिया हमने। नेचुरल रबर को सॉफ्ट और स्टिकी बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पर क्या किया, कर दिया। लो रेजिस्टेंस होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसके लिए वजह से हमें क्या करना पड़ा, वल्कनाइजेशन करना पड़ा। जो नेचुरल रबर है उसका वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वजह से हमने क्या किया, वल्कनाइजेशन। अब वल्कनाइजेशन क्या होता है, जो क्लोरोप्रीन आइसोप्रीन था हमारे पास, उसको सल्फर के साथ में हीट कर दिया हमने हाई टेम्परेचर के ऊपर। हमने क्या किया, 3 to 7% सल्फर के साथ में इसको हीट कर दिया। जब इसको हीट किया तो डबल बॉन्ड जो टूट के लिंक हो रहा था उसके बीच में क्या हो गया, डाइसल्फाइड लिंकेज हो गया। ये डाइसल्फाइड जो लिंकेज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास में, ये ट्रांसपॉलीमर जो हमारे पास में, ये सिंथेटिक रबर दूसरा है डाइसल्फाइड लिंकेज, जस्ट वेट, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है। तो सिंथेटिक रबर में मैं बता दूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CS था, ये बॉन्ड जो टूट रहा था ये क्या है, CH3 था आपका, फिर S लिंकेज के साथ अगले कार्बन से यहाँ से जुड़ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब वल्कनाइजेशन स्टार्ट हुआ तो हमें क्या पता पड़ गया यहाँ पर कि हम नेचुरल रबर की जगह सिंथेटिक रबर भी बना सकते हैं। तो हमने सिंथेटिक रबर बनाने शुरू कर दिए। सिंथेटिक रबर में हमने क्या किया, इसका ट्रांस लिंकेज कर दिया, जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज गट्टा पर्चा, ये भी बोलते हैं। ट्रांस को पॉलीमराइजेशन जो होता है सिंथेटिक होता है, नेचुरल रबर नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये हमारे पास आइसोप्रीन का ही होता है, नॉन इलास्टिक होता है और नेचर में क्रिस्टलाइन होता है। तो और भी नेचुरल रबर्स हमने यहाँ पर बनाने शुरू किए, इसके बेसिस पर यहाँ पर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बेसिस पर हमने यहाँ पर ब्यूना एस हो गया आपका, ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया, नियोप्रीन हो गया और ब्यूटाइल रबर, ये 4 टाइप के रबर्स हमने यहाँ पर बनाने शुरू किए। और इन रबर्स का कंपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे ब्यूना एन है, बहुत डिफरेंस पूछा जाता है, एक ब्यूना एन और ब्यूना एस में क्या डिफरेंस है। ब्यूना एन आपका क्या है, ब्यूटाडाइन, ये क्या है हमारे पास में, याद करने का तरीका बता देती हूँ पहले तो मैं आपको। ये क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन, ये क्या हो गया, ब्यूना, ब्यूटाडाइन याद रहेगा इससे। और एन स्टैंड फॉर नाइट्राइल, ब्यूना 1,3-ब्यूटाडाइन और यहाँ पर एक्राइलोनाइट्राइल, इन दोनों को कंबाइन करके एक्राइलोनाइट्राइल 1,3-ब्यूटाडाइन, इसको हीट करते हैं, वही बॉन्ड टूटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फ्री रेडिकल टूटा था उससे डबल बॉन्ड आया, क्या हुआ, 2 फ्री रेडिकल कंबाइन हुए, सिंगल बॉन्ड, ये 2 फ्री रेडिकल कंबाइन हुए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आया। तो यहाँ से क्या बन गया आपका, ब्यूना एन बन गया, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है हमारे पास में पेट्रोल के लिए। तो ऑयल सील्स के अंदर इनर लाइनिंग जो होती है हमारे पास पाइप्स की, उसके अंदर
सोल जो होते हैं हमारे पास शूज में, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर ब्यूना एस को यूज करते हैं। ब्यूना एस और ब्यूना एन के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। ब्यूना एन क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का मिक्सचर। ब्यूना एस क्या होता है, सेम यही चीज होगी, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर नेक्स्ट ले लो, यहाँ पर ब्यूना एस जो होता है वो कंपैरेटिवली टफ होता है, उसका सस्टेन जो होता है वो ज्यादा होता है, हाई हमारे पास में लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। तो टायर्स में, इंसुलेटर्स में, बबल गम में या फिर इनर ट्यूब्स ऑफ टायर्स के अंदर हम क्या यूज करते हैं, ब्यूना एस को यूज करते हैं। ब्यूना एस का अगर हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सॉरी नियोप्रीन आ गया आपका, ब्यूना एस आपका जो है वो यहाँ पर कंपोजिशन 1,3-ब्यूटाडाइन, ये रहा आपका ब्यूना। मैंने क्या बोला, बेंजीन, उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, बेंजीन के ऊपर क्या है यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में है। यहाँ ब्यूटाडाइन, ये टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, डबल सिंगल बॉन्ड, ये टूटा यहाँ से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन और फ्री हुआ था यहाँ से डबल बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच में तो क्या गया, डबल बॉन्ड, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये पूरी यूनिट जो कंबाइन हो गई उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, ब्यूना एस बोल दिया, दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। एन में क्या था, एक्राइलोनाइट्राइल, एस में क्या है, स्टाइरीन। ये हमारे पास में हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। नियोप्रीन एक और एग्जांपल है यहाँ पर रबर का। नियोप्रीन में क्या किया, क्लोरोप्रीन हमारे पास में ले लिया, वहां क्या था आइसोप्रीन में, यहाँ क्या था CH3 था, नियोप्रीन में क्या आ गया, केवल क्लोरीन आ गया। तो 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन जो है, इसका अगर पेरोक्साइड मतलब वही एडिशन, अगर पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, बॉन्ड तोड़ो, बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, कंबाइन करते जाओ, तो ये क्या हो गया, नियोप्रीन किससे बन रहा है, क्लोरोप्रीन से बन रहा है हमारे पास में। ये बहुत इजीली याद की जा सकती चीजें। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है नेचुरल रबर से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो केमिकल कंटेनर्स हो गए हमारे पास में, ऑयल गजेट्स हो गए, स्टॉपर्स होते हैं, इनके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर नियोप्रीन को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये सब क्या हो गए, पॉलीमर्स हो गए, इनके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो फटाफट से मैं आपको मोनोमेरिक यूनिट्स याद करा रही हूँ। इथीन किससे बना, पॉलीथीन से, नाम से पता पड़ रहा है इथीन पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है उसके अंदर भी दो टाइप की डेंसिटी हमारे पास में पॉलीथीन से, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन हाई टेम्परेचर में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बनेगी, और लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होगी वो आपकी हमारे पास जिग्नल नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनेगी। नेक्स्ट हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या लिया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से बनेगा। PAN पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलाइट किससे बनेगा, एक्राइलोनाइट्राइल से बनेगा। फिर हमने लिया टेफ्लॉन, टेफ्लॉन वर्ड से बताया था, TE फॉर टेट्रा, FL फॉर फ्लोरो, बचा हुआ इथीन, टेट्रा फ्लोरो इथीन से बनेगा। तो ये हमारे पास में मोनोमेरिक यूनिट हो गई। नेचुरल रबर जो था आपका किससे बन रहा था, आइसोप्रीन से बन रहा था। नियोप्रीन जो है हमारे पास में, सॉरी हाँ नियोप्रीन जो है आपका वो किससे बन रहा है, क्लोरोप्रीन से बन रहा है। ब्यूना एस जो है 1,3-ब्यूटाडाइन, दोनों में कॉमन है, एस और एन में, एस में स्टाइरीन यूज करना, ब्यूना एन के अंदर हमने एक्राइलोनाइट्राइल कर लिया। सब एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल। ऐसे ही हमने कंडेंसेशन के एग्जांपल्स में मेन क्या क्या पढ़ा, नायलॉन के एग्जांपल्स हैं जितने भी, उसमें OH और NH ग्रुप जो होता है उनके बीच में लिंकेज होता है, वो सारे पॉलीएमाइड्स के एग्जांपल है। नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6 और नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 के अंदर दोनों यूनिट्स में हमने 6-6 कार्बन लेने। नायलॉन 6 में एक साइक्लिक रिंग थी जिसको कैप्रोलैक्टम बोलते हैं, उसके अंदर एक में हमारे पास में क्या है, बॉन्ड तोड़ेंगे, CONH के बीच में दोनों तरफ से कंबाइन कर देंगे। नायलॉन 6 जो है हमारे पास में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल है, जिसके अंदर एक में ही दोनों फंक्शनल ग्रुप डालते हैं, COH और NH2 ग्रुप लेते हैं, और उनके कॉमन नेम आपको याद रख के जाने पड़ेंगे। एक में 6 कार्बन ले लो, एक में 2 कार्बन ले लो, दोनों में से H2 उड़ाओ और ज्वाइन कर दो, और तीनों के अंदर पॉलीएमाइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। ऐसे ही पॉलिस्टर के एग्जाम्पल में हमारे पास में डेक्रोन हो गया, टायरेलिन जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर डेक्स्ट्रोन हो गया, ये हमारे पास पॉलीएमाइड्स के एग्जाम्पल हो गए। तो ये क्या है, मैंने क्विक रिवीजन करा दिया आपका, कैसे पॉलीमेरिक यूनिट्स आपको मोनोमेरिक यूनिट्स याद कराई जा सकती है। अब एडवांस में किस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ये क्वेश्चन 2019 का है आपका। 2019 में आपका जो क्वेश्चन आया, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, टेफ्लॉन,
जैसे टेफ्लॉन दिखा, हमें क्या याद आ जाना चाहिए, टेट्राफ्लोरोइथीन। आगे पढ़ते हैं, इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन, सही है, इन प्रेजेंस ऑफ परसल्फेट कैटेलिस्ट और पेरोक्साइड। फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है साहब, ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन था, आर लगा हुआ है। फिर उसके बाद नेचुरल पॉलीमर इज पॉलीआइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस एल्कीन, ये तो सही था आइसोप्रीन, लेकिन ये नहीं था, ये तो गट्टा रबड़ में बन रहा था जो सिंथेटिक रबड़ था, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो गया। सेल्यूलोज हैज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज, बिल्कुल नहीं, बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनी हुई होती है, तो ये भी गलत हो गया आपका। नायलॉन 6 हैज एमाइड लिंकेज, अभी मैंने बोला जैसे ही नायलॉन देखो, नायलॉन कोई सा भी टाइप का हो, सारे के सारे में एमाइड लिंकेज होगा ही होगा, तो आंसर क्या हो गया आपका, ए और डी आपका यहाँ पर आंसर हो गया। एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन कितना आसान था, स्कोर उठाना, टाइम भी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट में हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ 2022 में ही क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर 23rd में नहीं 22 में आया, आप मैं मान के चलिए एडवांस में एक क्वेश्चन आपका पॉलीमर से होगा ही होगा। स्टेटमेंट्स क्या बोले यहाँ, पॉलीमर्स ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर, क्लोरोप्रीन से तो क्या बन रहा था, नियोप्रीन बन रहा था, पहला स्टेटमेंट गलत। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथीन, वापिस वही ऑप्शन, सेम ऑप्शन है जो इससे पहले वाले में हमारे 19 में पूछा था। पीवीसी आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, अब हमारे पास में ये एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में बोला, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग, इसके एग्जांपल्स याद कराए थे, वो याद होने चाहिए। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है आपके पास में पॉलीविनाइल क्लोराइड। इथीन एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इनिशिएटर इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, बिल्कुल नहीं, जल्दी से बताओ सोच के मैंने ये क्यों क्रॉस किया, खुद सोचो। हाई डेंसिटी पॉलीथीन किसकी प्रेजेंस में बन रही थी, जिंगनर नाटा कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, यहां से तो हमारे पास में क्या बन रही थी, लो डेंसिटी पॉलीथीन बन रही थी, तो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर, बी और सी जो हो गया वो आपका यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2009 के क्वेश्चन पे, जे एडवांस पे फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमॉन्ग सेल्यूलोज पॉलीविनाइल क्लोराइड नायलॉन एंड नेचुरल रबर द पॉलीमर इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, जैसे हमें पता है वीक सबसे बेकार क्या है हमारे पास, नेचुरल रबर, तभी तो हमें वेल्कनाइजेशन करना पड़ा, सिंथेटिक रबर बनाने पड़े। नायलॉन तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, सेल्यूलोज पीवीसी ये सब क्या है थर्मो सेटिंग के एग्जांपल्स हो गए, तो ये हमारे पास में सीधा डायरेक्ट टिक करने वाला क्वेश्चन था। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपके लिए लेके आई हूं, यहां पर क्या है आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूं मैं ये क्वेश्चन। टायरिलीन हमारे पास किससे मिलकर बना हुआ है, क्या ट्रिक बताया था, कुछ याद आया टायरिलीन देखते ही, इथाइलिन ग्लाइकोल, आइलीन से क्या याद आ रहा है, आइलीन से इथाइलिन ग्लाइकोल, TRY से टेरिथैलिपिक एसिड, तो ढूंढो जरा सा ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, कोई बात नहीं, आपको टेरिथैलिपिक एसिड नहीं IUPAC दे रखा है यार, इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब इथेन 1,2-डायोल हो गया, इथेन 1,2-डायोल हमारे पास में 3 ऑप्शन में है, डायोल 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 3 ऑप्शन में, और फिर क्या है हमारे पास टेरिथैलिपिक एसिड, मतलब बेंजीन के दोनों तरफ COH ग्रुप था, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये रहा आपका ऑप्शन नहीं, बेंजीन पे 1,4 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और इथेन 1,2, तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, मोनोमेरिक यूनिट से आराम से कंपाउंड में से ढूंढ सकते हो, जैसे ये हमारे पास में मेंस में 2022 में आया हुआ, इस तरह का मैच द कॉलम आ सकता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, किस फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, नेवोलेक बताया था, लीनियर बॉन्डिंग हो रही है तो नेवोलेक, और अगर ब्रांचिंग में हो गई तो बैकेलाइट। ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, ब्यूना एस, सीधा सीधा दिख रहा है, सेकंड, ए का आंसर सेकंड, ए का आंसर सेकंड, बी का आंसर थर्ड, बी का आंसर थर्ड, ए की ऑप्शन है हमारे पास में, फिर भी मैं चेक करा देती हूँ आपको, ग्लाइकोल और थैलिपिक एसिड, और ग्लाइकोल और टेरिथैलिपिक एसिड, अभी अभी लिए थे हमने टेरिथैलिपिक एसिड, तो क्या है हमारे पास में डेक्रोन हो गया, बचा हुआ वो हो गया, तो डी का आंसर आपके पास में क्या हो गया, 4th हो गया, और ये हो गया आपके पास में बी जो हो गया, ये क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट फटाफट। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड अभी अभी किया, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड नेवोलेक हो गया, डेक्रोन, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया आपका, रिपीटिशन हो गया क्वेश्चन का, सॉरी, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब आपको प्रैक्टिस खुद को ही करनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीमर्स
अगर आपको पॉलीमर्स करके जाना है तो इस लेक्चर से आप आराम से यहाँ पर पॉलीमर्स जो है वो कंप्लीट करके जा सकते हैं। एडवांस के स्टूडेंट्स को मैं एक बात बताती हूँ, केमिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि आपका कोई पोर्शन है जो कि वीक रह रहा है, लाइक आपका ऑर्गेनिक वीक है, इनऑर्गेनिक वीक है, फिजिकल वीक है। तो केमिस्ट्री के हर पेपर में मेंस के अंदर जैसा नहीं होता, एडवांस में आप बहुत इजीली 8 क्वेश्चन तो ऐसे उठा सकते हो फर्स्ट पेपर से भी और सेकंड पेपर से भी, जो स्मूथली आपके लग सकते हैं। लेकिन आपको पेपर प्रैक्टिस ऐसी करनी आनी चाहिए। अगर आप स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि एडवांस में अगर क्वेश्चन हमें परेशान कर रहे हैं, हमें इनऑर्गेनिक नहीं आती या हमें ऑर्गेनिक नहीं आती एडवांस लेवल पे, या हमें फिजिकल नहीं आती, तो किस तरीके से हम केमिस्ट्री में और भी अच्छा स्कोर उठा सकते हैं, तो मैं आपको एक एडवांस के पूरे एडवांस के पेपर की इस तरह से प्रैक्टिस करवाऊंगी नेक्स्ट शूट के अंदर, नेक्स्ट जो शॉर्ट में डालूंगी उसके अंदर, कि आप केमिस्ट्री में बहुत स्मूथली अगर आपने थोड़ी पढ़ाई कर रखी है तो स्कोर उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, जिससे आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स को देख सकें। और पॉलीमर आपके ये ईयर लॉन्ग के लिए भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो ईयर लॉन्ग के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें से आराम से पॉलीमर पढ़ के इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका पॉलीमर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज इसको जरूर से करके जाइए, इसमें से स्कोर उठाना आपके लिए बहुत आसान होगा। ऑल द बेस्ट।